Hello everyone, you are welcome in series of rapid revision classes for the board exam. I hope you are doing well. जो भी मैं आपके लिए क्लासेस बना रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा. प्लीज यू राइट डाउन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. आज का जो हमारा टॉपिक है न्यू ट्रेंड्स इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. पहले इसके चैप्टर का नाम होता था रिसेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. अभी जो चेंजेस हुए हैं कोविड के दौरान तो इस चैप्टर के नाम को चेंज कर दिया गया और चैप्टर के सामने लिख दिया गया न्यू ट्रेंड्स. ट्रेंड्स का मतलब होता है कि जो बार बार पॉलिटिक्स के अंदर नए इशू आते हैं और लॉन्ग लास्टिंग ये इशू भारत की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं, वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम ट्रेंड्स बोलते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर आपके पास मेन 6 टॉपिक्स हैं. वन टॉपिक विल बी आस्क्ड बाय द बोर्ड इनटू 6 मार्क्स. 6 नंबर का क्वेश्चन 100% इस चैप्टर से आएगा. आप लास्ट ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको इस चैप्टर से जो मैं आज 6 टॉपिक कराऊंगा उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको गारंटीड मिलेगा. कुछ क्वेश्चंस यहां पे ऐसे हैं जिनके कॉमन आंसर हैं पर वर्डिंग डिफरेंट है. तो हमें ऐसे क्वेश्चन को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें डबल मेहनत ना करनी पड़े और एक ही क्वेश्चन के साथ साथ हमें 2 या 3 क्वेश्चन हमारे सोल्व आउट हो जाए. लेट्स वी स्टार्ट. सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है मेजर डेवलपमेंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. सबसे ज्यादा हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है. तो आपके क्वेश्चन की वर्डिंग क्या क्या आ सकती है? एक्सप्लेन द मेजर डेवलपमेंट इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. डेवलपमेंट वर्ड आएगा टुक प्लेस इन 1980s, टुक प्लेस इन 1990s आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी जी. तो आपने क्या करना है, जो ये 6 पॉइंट हम इस स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे, इन्हीं 6 पॉइंट को बेस बना के यू विल राइट योर आंसर. सबसे पहली जो मेजर डेवलपमेंट है 1980s की, उसका नाम है एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम. कांग्रेस सिस्टम क्या है? ऑलरेडी वी स्टडी अबाउट दैट. कांग्रेस सिस्टम का मतलब है कि जब कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी वॉन 3/4 सीट. थोड़ा सा हम दोबारा से चेक कर लेते हैं. पहले 3 जनरल इलेक्शन के अंदर कांग्रेस वॉन 3/4 सीट. इस डोमिनेंस को नाम दिया गया कांग्रेस सिस्टम. 4 जनरल इलेक्शन के अंदर हमने देखा कि कांग्रेस ओनली सिक्योर द मेजोरिटी, जिसको नाम दिया गया कांग्रेस सिस्टम क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया. फिर हमने 5th जनरल इलेक्शन के अंदर देखा जो कांग्रेस सिस्टम है क्या हो गया? रिस्टोरेशन हो गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी. फिर बाद में 6th जनरल इलेक्शन में 1977 में, जिसके अंदर कांग्रेस वॉज आउट फ्रॉम द पावर. कांग्रेस पावर से बाहर हो गई थी और भारत के अंदर पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी जिसका नाम था जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ द मोरारजी देसाई. जनता पार्टी इट वाज ए अलायंस ऑफ द नॉन कांग्रेस पार्टी. फिर क्या हुए? 7 जनरल इलेक्शन हुए, कांग्रेस अगेन पावर में आ गई 353 सीट जीत के. फिर भारत के अंदर जनरल इलेक्शन हुए 8 जनरल इलेक्शन. इसके अंदर कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने 403 सीट जीती. दिस इज द लैंडमार्क इन द इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस. इससे ज्यादा आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने भारत के अंदर सीट नहीं जीती है. 1989 जो हमारा 9th जनरल इलेक्शन था जो 1989 में हुआ, इसके अंदर कांग्रेस नॉट गेट मेजोरिटी. और 1989 से लेकर टिल नाउ आज तक कांग्रेस किसी भी इलेक्शन के अंदर मेजोरिटी नहीं ले पाई. अगर उसने गवर्नमेंट भी बनाई है तो विद द अलायंस से बनाई है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में मिला के बनाई है. तो यहीं पे 1989 का जो आपका इलेक्शन है उसको हमने स्टडी करना है कि कैसे एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम हुआ. 9th general election mark end of the Congress system. It means after this general election Congress unable to secure the 3/4 seat. इस जनरल इलेक्शन के अंदर बेसिकली 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस इलेक्शन लड़ रहे थे. एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी थी, इसका नाम था कांग्रेस, और दूसरी तरफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक अलायंस बनाया था. उस अलायंस का नाम था नेशनल फ्रंट. नेशनल फ्रंट के अंदर ज्यादातर वही पॉलिटिकल पार्टीज थी जो पॉलिटिकल पार्टीज किसका पार्ट होती थी? जनता पार्टी का. नेशनल फ्रंट के जो लीडर थे उन लीडर का नाम था वीपी सिंह. इसके अलावा भी 2 परमानेंट लीडर होते थे, एक का नाम था चंद्रशेखर सिंह, एक का नाम था चौधरी देवीलाल. चौधरी देवीलाल बिलोंग्स टू हरियाणा. अब कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को इस इलेक्शन में मिली 197 सीट्स और नेशनल फ्रंट को मिली 143 सीट्स. अब मेजोरिटी को बनाने के लिए दोनों के पास इनफ सीट नहीं थी. ज्यादा सीट होने के बाद भी कांग्रेस वॉज नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट. उसका बड़ा रीजन ये था जो नेशनल फ्रंट थी इसको 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके सपोर्ट किया. एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है सीपीआईएम. क्या नाम है भाई? सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म.
जो 1964 के अंदर फॉर्म हुई थी, और दूसरी है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में फॉर्म हुई। कुल मिलाकर इन दोनों के सपोर्ट की वजह से वीपी सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहां पे बस आपने इतना ही एक्सप्लेन करना है। सेकंड पॉइंट आप ये लिखोगे कि मंडल इशू। मंडल इशू के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको सारी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया गया था कि किस तरह के क्वेश्चन कैन बी फ्रेम आउट फ्रॉम द मंडल इशू। मंडल इशू को अभी हम इसका पार्ट पढ़ रहे हैं, तो आप चार बातों के ऊपर फोकस कीजिए। देयर इज अ वन कमीशन अपॉइंटेड बाय द जनता पार्टी इन 1978 विच इज द नॉन एज द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन इसलिए इसका नाम था बिकॉज इट वाज अपॉइंटेड द अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनवर्सरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल। सेकेंड पॉइंट लिखोगे, इसने अपना रिकमेंडेशन 1980 में, पर 1980 में कौन पावर में आ चुकी थी? कांग्रेस। कांग्रेस ने इसके रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया। 1989 में देश के अंदर 9 जनरल इलेक्शन होना था और वीपी सिंह ने प्रॉमिस किया, इफ आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं क्या करूंगा? इंप्लीमेंट करूंगा किसको? रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। 1990 के अंदर वीपी सिंह ने क्या कर दिया? रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसकी रिकमेंडेशन क्या है? ज्यादातर क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। आपने कुछ नहीं करना, आपने 3 पॉइंट लिखने हैं। ये क्या करता है? भारत के अंदर जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन देता है 27% जॉब्स के अंदर, 27% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और देयर आर द सम प्रपोज लैंड रिफॉर्म्स की इनको थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर लैंड भी मिलना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनका इकोनॉमिकल कंडीशन इंप्रूव हो जाए। ये बाद में इशू बन गया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका अपोज किया, कुछ ने फेवर किया। बाद में पता लगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको सपोर्ट किया, क्योंकि भारत के अंदर अगर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर किसी कम्युनिटी की है, कम्युनिटी ऑफ ग्रुप की है, वो कौन है? ओबीसी। इतना ही आप यहां पे लिखोगे। थर्ड, इसके अंदर आप लिखोगे अयोध्या डिस्प्यूट। अब तो नहीं लिखना चाहिए, पर आपके एनसीईआरटी के अंदर इसका रेजुलेशन नहीं लिखा है, पर यू हैव टू मेंशन। जब आप इसके बारे में लिखोगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर को यह पता लगेगा कि जो पेपर राइटर है एज ए बिंग ए स्टूडेंट, ये अपडेटेड है भारत की पॉलिटिक्स से, भारत के करंट अफेयर से। आपने अयोध्या डिस्प्यूट के अंदर 4 लाइनें लिखनी है। अब लिखोगे, अयोध्या इट वाज अ डिस्प्यूटेड प्लेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। ये क्या था? इसके ऊपर डिस्प्यूट था किसके बीच में? हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू क्लेम करते थे कि देयर वुड बी द राम टेम्पल, इट वाज द डिमोलाइज्ड बाय मुस्लिम रूलर, मुस्लिम रूलर ने उसको तोड़ दिया। मुस्लिम यहाँ पे क्लेम करते हैं कि देयर इज अ बाबरी मॉस्क्यू, यहाँ पे क्या है भाई? बाबरी मस्जिद है। तो दोनों का क्लेम था। इसी क्लेम के आधार पे क्या हुआ? 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मॉस्क्यू वॉज डिमोलाइज। आप लिखोगे बाबरी मॉस्क्यू वॉज डिमोलाइज। इसको क्या कर दिया गया? डिमोलाइज कर दिया। डिमोलाइज का मतलब तोड़ना। जैसे ही इसको डिमोलाइज किया गया तो यहाँ पे ह्यूज वायलेंस हुई। किसके नाम पे? वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। फाइनली दिस केस रेफर्स टू द जुडिशरी। ये केस क्या कर दिया गया? रेफर्ड कर दिया गया जुडिशरी को। अब जुडिशरी देखे इस केस के अंदर क्या होना है, और जुडिशरी ने बहुत लॉन्ग लास्टिंग टाइम लिया डिसीजन देने के लिए, क्योंकि रिलीजन का मामला है, सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, और रिलीजन के नाम पे अक्सर हम इमोशनल हो ही जाते हैं, कोई भी हो। और कार्ल मार्क्स तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देता है, सच स्टेटमेंट ऑफ द कार्ल मार्क्स, नॉट ए मी। वो कहता है रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। रिलीजन का दिमाग के ऊपर इतना प्रभाव होता है जैसे अफीम का। रिलीजन के बाद दिमाग काम नहीं करता, उसी तरह से अफीम के बाद दिमाग काम नहीं करता। अब ये टेस्टिमनी है, स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का। उसके बाद फाइनली एक लॉन्ग लास्टिंग वेटिंग के बाद 2019 में देयर इज अ वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया और ये प्रूव कर दिया गया कि यहां पे क्या था? राम टेम्पल था, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया यहां पे क्या बनेगा? राम टेम्पल बनेगा। बस आपने 4 लाइनें याद रखनी है। कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि जो 6 दिसंबर 1992 को डिमोलाइज ऑफ बाबरी मॉस्क्यू हुआ है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका था? कार सेवक का। कार सेवक से रिलेटेड भी आप एक ही लाइन लिखोगे, दिस इज द ग्रुप ऑफ हिंदू यूथ वॉलंटियर्स हु विश टू बिल्ड राम टेम्पल एट द अयोध्या। ये ऐसे यूथ हिंदू बॉयज का ग्रुप था जो राम टेम्पल बनाना चाहते थे। बस आपने यही पॉइंट लिखने। फोर्थ, इसके अंदर आप लिखोगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी कई प्लेसेस पे आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन में पढ़ते हैं, इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के रिलेशनशिप के साथ पढ़ते हैं, यूएसए में पढ़ते हैं न्यू इकोनॉमिक रिलेशनशिप, तो इंपॉर्टेंट है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में 3 पॉइंट्स पहले लिख लीजिए जब भी क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव। फर्स्ट थिंग, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन, इट वाज अ डिजाइन बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, डिजाइन बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंप्लीमेंटेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। तो भारत की पॉलिटिक्स, भारत की इकोनॉमी के अंदर पीवी नरसिम्हा राव का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इनको 2 बड़े कंट्रीब्यूशन है। पहला, भारत की इकोनॉमी को ओपन किया विच इज नोन एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और सेकंड वन, अडॉप्टेड द लुक ईस्ट पॉलिसी, मींस इंडिया कमिटेड टू मेक ए गुड रिलेशन विद द कंट्री दोज आर लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। भारत के ईस्ट के अंदर 2 कंट्री है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिखने के बाद आप क्या करोगे, एक फ्लो चार्ट यहां पे ड्रॉ करोगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या? इट फोकस ऑन द 3 थिंग्स, LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूव द ट्रेड बैरियर, रिमूव द ट्रेड बैरियर का मतलब होता है कि आप अलाउ कर रहे हो किसको, फॉरेन इंपोर्ट्स को, एज वेल एज किसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। P फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अलाउ करना, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कनेक्टिंग योर इकोनॉमी। कुल मिला के इस डिसीजन के बाद भारत में क्या होगा, अलाउ कर दिया गया किसको, टू फॉरेन इंपोर्ट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कई बार एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत ने अपनी इकोनॉमी को क्यों ओपन किया। वैसे तो बहुत सारे हैं रीजन, अभी आप एज पर द एनसीईआरटी 2 रीजन याद कर लीजिए। पहला, भारत के गवर्नमेंट को लगता था कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं दे आर कैपेबल टू कंपीट, दे आर कैपेबल टू कंपीट विद फॉरेन एमएनसीज। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर सकती है, कंपटीशन कर सकती हैं, और कंपटीशन से क्या होगा, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, तीनों चीज के अंदर इंप्रूवमेंट होगी। दूसरा, भारत सरकार को यह लगता है वी नीड टू फॉरेन एक्सचेंज, हमें क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। सेकंड पॉइंट, हमें कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इंप्रूव इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो इसीलिए भारत के अंदर इकोनॉमी को ओपन किया गया। जब इकोनॉमी को ओपन किया गया तो कुछ लोग ये मानते थे कि ये ठीक नहीं है, इससे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंसेस बढ़ेंगे, अमीर को ज्यादा फायदा होगा, अमीर देशों को हमारे देश में इन्वेस्ट करने से फायदा होगा, गरीबों को फायदा नहीं होगा। अब इसका अपोज किसने किया, अपोजिशन, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, उसमें कांग्रेस लेके आई तो बीजेपी ने अपोज किया होगा और दूसरी अपोजिशन पार्टी ने, पर बाद में सारी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात को एग्री कर लिया था कि यही एक सिंगल ऐसा रास्ता है जिससे भारत के अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को किया जा सकता है। दिस इज द 4th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट है चेंज इन द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस, चेंज इन लीडरशिप ऑफ कांग्रेस। अब जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है एक लंबे टाइम तक इट इज डोमिनेटेड बाय द वन फैमिली। बीजेपी को तो आज भी लगता है कि इट इज डोमिनेटेड बाय वन फैमिली, ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न इतना है कि 1991 तक तो भारत की अंदर पॉलिटिक्स का मतलब था नेहरू फैमिली। 1991 के अंदर एक लैंडमार्क चेंज हुआ। अगर इससे पहले ट्रेस किया जाए, मोतीलाल नेहरू, आजादी के बाद जेल नेहरू एज ए लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बाद उनके बेटी इंदिरा गांधी, फिर उनके बेटे राजीव गांधी। अब 1991 में क्या हुआ, असैसिनेटेड ऑफ राजीव गांधी जी हुआ। 1991, दिस इज द लैंडमार्क ईयर, असैसिनेटेड ऑफ राजीव गांधी जी। जैसे ही इनका असैसिनेटेड हुआ राजीव गांधी जी का, उसके बाद हमारे पास नई जो लीडरशिप आई वो किससे आई, नॉन नेहरू फैमिली से, और इट वाज डन बाय द एलटीटी। एलटीटी वाज अ टेररिस्ट ग्रुप फ्रॉम द श्रीलंका मेड बाय तमिल्स। अब यहाँ पे जो लीडरशिप आई वो किसके अंडर आई बेटे, पीवी नरसिम्हा राव। इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद कोलिजन गवर्नमेंट बनी, और कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर पीवी नरसिम्हा राव बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भारत के पीएम बना दिए गए, ये भी एक लैंडमार्क चेंज माना गया भारत की पॉलिटिक्स के अंदर। 6th पॉइंट आप लिखोगे, एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, एरा का मतलब होता है टाइम पीरियड, कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है व्हेन अ गवर्नमेंट इज अ फॉर्म more than one political party, more than one political party, this is known as the coalition government। भारत के अंदर 1989 से लेके
2014 तक जितनी भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ऑल आर फॉर्म बेसिस ऑन द कोलिजन गवर्नमेंट। उसको हम पूरा आगे एक्सटेंड वे में पढ़ेंगे कि एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी गवर्नमेंट बनी, किस किसने सपोर्ट किया, किसने विड्रॉन किया। तो अभी आपके पास ये पॉइंट्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। मेजर डेवलपमेंट एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, मंडल इशू का आप वो भी वीडियो लेक्चर दीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अयोध्या डिस्प्यूट कैन बी आस्क्ड इनटू 4 मार्क्स। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और फिफ्थ वन चेंज इन द लीडरशिप, सिक्स वन इन द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। अब हमने पढ़ना है दो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी क्वेश्चन है। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर मेजरली दो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में दिया गया है। एक के बारे में बहुत ब्रीफ, बहुत छोटा दिया हुआ है, एक के बारे में कुछ ज्यादा दिया हुआ है। तो हम पहले देखते हैं सबसे कम किसके बारे में दे रखा है, और एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आया है। यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। इट वॉज फॉर्म इन 1984 बाय कांसीराम। अभी जो इसकी सबसे बड़ी लीडर है उनका नाम है मायावती, कुमारी बहन मायावती। दिस इज द टाइटल। अब इसका जो इलेक्शन सिंबल है, इलेक्शन सिंबल क्या है? इसका इलेक्शन सिंबल है एलिफेंट। पर यहां से क्वेश्चन नहीं आता, पर यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एलिफेंट के बाद क्वेश्चन आता है कि इसकी आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी का मतलब है कि किस बिहार पे ये इन्फ्लुएंस करती है वोटर्स को। आइडियोलॉजी के नाम पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इट बिलीव इन द इंटरेस्ट ऑफ बहुजन। बहुजन का मतलब होता है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द सीयूटी आल्सो कि बहुजन वर्ड क्या है। बहुजन में इंक्लूड करते हैं बेसिकली चार ग्रुप, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, उस समय नहीं थे, अब एड ऑन हुए क्योंकि ओबीसी को रिजर्वेशन ही 1990 में मिला है, और रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो सबसे बड़ा ये ग्रुप हो गया। तो इन लोगों के आधार पे ही इनके इंटरेस्ट को लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी। अब बात करते हैं इसकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप इलेक्टोरल परफॉर्मेंस बताइए इसकी। अगर 2 नंबर में आता है तो आप इस तरीके से लिखोगे तो टीचर आपको नंबर देगा। इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के अंदर भी आपने क्या करना है, 2 वर्ड्स लिखने हैं। द फर्स्ट वन, इट फॉर्म द 3 टाइम्स गवर्नमेंट इन यूपी। इसने 3 बार गवर्नमेंट बनाई है, कहां पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। 2019 के इलेक्शन के अंदर जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, इट वॉन द 10 सीट्स। जस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन ओनली दिस थिंग, और यही इनफ है। अब देखिए अगली जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है बीजेपी। इट्स अ करंट रूलिंग पार्टी इन द इंडिया, और जो इस पॉलिटिकल पार्टी ने अचीव किया है भारत के पॉलिटिक्स के अंदर, कभी ऐसा ही टाइटल गिवन टू कांग्रेस था। इसका मतलब अनस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है। जो टाइटल आज बीजेपी के लिए है, मे बी फ्यूचर में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी इज अ फॉर्म 1980, 1980 में बनी। इसका ओल्ड नेम था भारतीय जनसंघ, जो 1951 में फॉर्म बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिलोंग्स टू द वेस्ट बंगाल। बीजेपी का इलेक्शन सिंबल क्या है भाई? लोटस है। इसकी जो आइडियोलॉजी है 3 वर्ड्स के ऊपर काम करती है। पहला एक बहुत बड़ा वर्ड यहाँ पे यूज करती है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वोटर को, हिंदुत्व। पर वो बोलते हैं हिंदुत्व इज नॉट ए वे ऑफ रिलीजन, हिंदुत्व मीन्स वे ऑफ लिविंग, जीवन के जीने के तरीके को हिंदुत्व का नाम दिया गया। दूसरा बोलते हैं थॉट्स ऑफ वीडी सावरकर। वीडी सावरकर भारत के अंदर एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और वीडी सावरकर का एक थॉट था फादरलैंड का। फादरलैंड का मतलब एज यू गिव द रिस्पेक्ट टू योर फादर इन योर फैमिली, यू शुड गिव द रिस्पेक्ट टू योर नेशन एज ए फादर। तीसरा, दे बिलीव दैट कि हिंदी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज, और एक और लिख लो, दे बिलीव इन द अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब है कि आपकी पॉलिटिक्स से हर एक व्यक्ति को फायदा होना चाहिए, चाहे वो लास्ट पर्सन हो, सोसाइटी क्यों ना हो। मतलब लास्ट पर्सन का मतलब इकोनॉमिकली वीकर क्यों ना हो। 1984 का इलेक्शन हुआ, इसको कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। 1984 के इलेक्शन के अंदर इट वॉन ओनली द 2 सीट्स। पर उसके बाद 2 मेजर इवेंट्स हुई हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा बेस प्रोवाइड किया है किसको? बीजेपी को। पहला हुआ था शाहबानो केस 1985। शाहबानो क्या थे? एक ओल्ड मुस्लिम 62 इयर्स डिवोर्सी लेडी थी। वो अपने हस्बैंड से कंपनसेशन चाहती थी। वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने गारंटीड किया, मुस्लिम ने अपोज किया कि हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। और उस समय जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, उसने पार्लियामेंट से एक बिल पास किया कि ऐसा
सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उनको डर था कि मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट बैंक हम लूज कर जाएंगे। तो ये माना जाता है। उसके बाद बीजेपी ने इस बात को बड़ा पॉपुलराइज किया कि जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है ये ओनली एक रिलीजन के इंटरेस्ट के लिए वर्क काम कर रही है, क्योंकि हिंदुओं के अंदर जब कंपनसेशन है तो मुस्लिम में क्यों नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट बोल चुका तो आपको पार्लियामेंट से करने की क्या जरूरत थी। दूसरा क्या है, राम मंदिर। राम मंदिर जो है उसके बिहाफ के ऊपर भी इमोशनल बेसिस हिंदू रिलीजन सेंटिमेंट को यूज किया है बीजेपी ने अपना पॉलिटिकल ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए। ये सबसे बड़ा सेंटिमेंट है और बीजेपी ने हमेशा अपने इलेक्शन एजेंडे में भी रखा है और उसको अभी पूरा भी कर दिया है 2019 के अंदर, जो एक लॉन्ग लास्टिंग पेंडिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो था। और बीजेपी ने बहुत पॉपुलर स्लोगन दिया था, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, लोगों से जय श्री राम कहलाएंगे। तो कुल मिला के उससे भी जो हिंदू वोट बैंक है वो शिफ्ट हुआ है किसकी तरफ, बीजेपी की तरफ। अब देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है बीजेपी की। परफॉर्मेंस में आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लेने हैं कुछ ईयर्स। जैसे 1989 के अंदर जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी थी, इट वॉन्ट 85 सीट्स और सपोर्ट टू द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट वीपी सिंह की। फिर क्या हुआ है 1996 के अंदर, इट इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा और पहली बार इसका प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो बात अलग है कि दिस गवर्नमेंट सर्वाइव ओनली द 13 डेज। द थर्ड 1998 के अंदर इसने एक अलायंस बनाया, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए भारत के अंदर 4 बार गवर्नमेंट बना चुका है। एनडीए 1 1998 टू 1999, एनडीए सेकंड 1999 टू 2004, 2014 से लेके अब तक 2 बार गवर्नमेंट बन चुकी है, जिसको हम एनडीए थर्ड और एनडीए फोर्थ बोलते हैं। और ये भारत की भारत की क्या, अभी तो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू डिजाइन योर आंसर। अब अगला इसके अंदर टॉपिक आता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आया है। देखिए क्या क्या वर्ड यूज होते हैं, एक्सप्लेन द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। कई बार तो एग्जामिनर सिंपल यही क्वेश्चन देता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए एरा ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट। एक्सप्लेन द अलायंस पॉलिटिक्स, अलायंस पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन कीजिए। या क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू से दैट द पॉलिटिकल पार्टी बिहेव प्रेगमेटिक रादर देन आइडियोलॉजिकल। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ेगा, पर आपको आंसर से ये सेम लिखोगे तब भी ठीक हो जाएगा। हाउ कैन यू से दैट द कांग्रेस वाज द डोमिनेंट पार्टी ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। देखिए आपके पास कितने सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों का एक ही आंसर है, कॉमन आंसर है। थोड़ा सा आपको वर्डिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा और वर्डिंग के साथ साथ आपका इससे आंसर अच्छा फ्रेम आउट हो जाएगा। आगे देखिए, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। जो भी क्वेश्चन आया है उसका मीनिंग पिकअप करना है। अगर कोलिजन गवर्नमेंट का है तो आप मीनिंग लिखोगे कोलिजन गवर्नमेंट का। तो कोलिजन गवर्नमेंट का मीनिंग क्या लिखोगे, कोलिजन गवर्नमेंट रेफर टू गवर्नमेंट, आ गवर्नमेंट इज अ फॉर्म मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी। बात खत्म। अलायंस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पार्टी जॉइन हैंड टुगेदर एंड कॉन्टेस्ट द इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अलायंस वो होता है जब ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी मिलके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं अलायंस। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जब पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को साइड कर दे और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैंड ज्वाइन कर ले। प्रैग्मेटिक मींस प्रैक्टिकली बेनिफिट टू इटसेल्फ। कांग्रेस का हम देखेंगे कि कहां पे जो एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वहां पे कांग्रेस ने कौन सी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। सबसे पहले आपकी इसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी आती है, अलायंस आएगा, वो आपने 4 अलायंस याद रखने हैं। सबसे पहले जो अलायंस आता है वो नेशनल फ्रंट, नेशनल फ्रंट के बाद सेम इसी के नाम पे है, बस आपने करना है यूनाइटेड फ्रंट। थर्ड वन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और फोर्थ वन यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो कुल मिला के 4 अलायंस याद कर लीजिए। यही अलायंस पॉलिटिक्स है, ये एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट है, ये प्रैग्मेटिक रादर देन आइडियोलॉजिकल है और यही क्या है, डोमिनेट टू कांग्रेस है। वो आपको पता भी लग जाएगा। पहला लिखोगे नेशनल फ्रंट इज द फॉर्म इन 1989 बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसका डेफिनेशन हो गया कि ये रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने मिलकर बनाया था। और साथ में एक वाइड लाइन लिख दोगे बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक रादर देन आइडियोलॉजिकल। इसका मतलब इनकी सभी पॉलिटिकल पार्टी की कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी, पर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे के साथ हैंड ज्वाइन कर लिया। नेशनल फ्रंट के 2 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। नेशनल फ्रंट के
दो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो दो प्राइम मिनिस्टर में से जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्या, वीपी सिंह। क्या था भाई, वीपी सिंह। वीपी सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी एंड लेफ्ट पार्टीज। तो इसको सपोर्ट कौन कर रही है, बीजेपी, और दूसरी कौन कर रही है, लेफ्ट पार्टी। लेफ्ट पार्टी का मतलब है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, इसको हम बोलते हैं सीपीआई। अब ये कोलिजन गवर्नमेंट हुई, अलायंस ऑलरेडी हुआ। अब देखिए प्रेगमेटिक क्या है, बीजेपी कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करती है, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब है राइट आइडियोलॉजी, और लेफ्ट पार्टी का मतलब है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सोशलिज्म को फॉलो करती हैं। तो ये प्रेगमेटिक हुआ क्योंकि यहां पे एक दूसरे का सपोर्ट कर रही है, क्योंकि दे वांट टू कीप आउट कांग्रेस आउट ऑफ द पावर। दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनका नाम है चंद्रशेखर, क्योंकि 1990 के अंदर जो बीजेपी है इसने अपने आप को इससे हटा लिया था। ये प्राइम मिनिस्टर बने 1990 के अंदर, और ये प्राइम मिनिस्टर है 1991 तक, और ये किसकी सपोर्ट से बने, कांग्रेस। तो यहाँ पे जब कांग्रेस का डोमिनेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो यू विल मेंशन दिस वन। 1991 में कांग्रेस ने भी अपने आप को विड्रॉन कर लिया, अब किसी के पास मेजोरिटी नहीं थी, नई क्या बनी, इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के अंदर कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। सेम लाइन आप लिखोगे, यूनाइटेड फ्रंट वाज फॉर्म इन 1996 बाय द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। 1996 के अंदर जो मेजोरिटी वाली पॉलिटिकल पार्टी थी, सॉरी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका नाम था बीजेपी, पर बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं थी। इसके भी दो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पहले कौन रहे हैं, एचडी देवगौड़ा कर्नाटका से थे, और दूसरे कौन से रहे हैं, आई.के. गुजराल। इन दोनों का जो बेस था यूनाइटेड फ्रंट से था, पर दोनों को सपोर्ट किसने किया, कांग्रेस ने। पहले कांग्रेस की सपोर्ट से कौन प्राइम मिनिस्टर बने, एचडी देवगौड़ा, जो 1996 से लेकर 1997 तक रहे। फिर कांग्रेस ने विड्रॉन कर लिया, तो यहाँ पे मजे कांग्रेस ले रही है, जिसको चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर बना रही है। 1997 से लेकर 1998 तक कौन रही है, आई.के. गुजराल। किसकी सपोर्ट से, कांग्रेस। अब लिखोगे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वाज फॉर्म इन 1998 बाय बीजेपी विद द हेल्प ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। सेम लाइन अडॉप्ट करोगे, किसी का भी क्वेश्चन है अलायंस का है, कोलिजन का है, आपने ये लिखना है कि 1998 by the BJP with the help of regional political parties based on pragmatic rather than ideological. It means they don't have the common ideology but they support to each other for their self interest. अपने इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। इसने भारत के अंदर 4 बार गवर्नमेंट बनाई है, 2 बार जो गवर्नमेंट रही है वो कोलिजन गवर्नमेंट रही थी, और 2 के बाद वो गवर्नमेंट कोलिजन नहीं थी, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं लिखूंगा। आप यहां पे मेंशन करोगे एनडीए फर्स्ट, एनडीए सेकंड। एनडीए जो फर्स्ट है उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और सेकंड के भी कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ए बी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत के सबसे वन ऑफ द पॉपुलर, वन ऑफ द ईमानदार, वन ऑफ द सीनियर लीडर जो रहे हैं, इंटेलिजेंट भी रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने 1998 में, उनकी गवर्नमेंट 1999 में फॉल डाउन होगी, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम था एआईडीएमके, इसने अपने आप को विड्रॉन कर लिया, और जब फ्लोर टेस्टिंग हुई तो गवर्नमेंट वो द फॉल डाउन, लैक ऑफ द वन वोट, एक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को रेजिग्नेशन देना पड़ा। फिर दोबारा इलेक्शन हुए 1999 में, अब की बार क्लियर कट मेजोरिटी मिली किसको, एनडीए को। ये भारत की पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है जिसने कंप्लीटेड किया 5 इयर्स, और अटल बिहारी वाजपेयी जी फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कंप्लीटेड किया 5 इयर्स। ऐसे यूपीए के बारे में लिखोगे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इट वाज फॉर्म इन 2004, किसके द्वारा, कांग्रेस, विद द हेल्प ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक रादर देन आइडियोलॉजिकल। इसके आप क्या लिखोगे, 2 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पहले लिखिए यूपीए 1 2004 से लेके 9 तक, दूसरा लिखिए यूपीए सेकंड 2009 से लेके 2014 तक। हमारे के लिए यूपीए 1, यूपीए 2, और दोनों के प्राइम मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो कि बेसिकली इन दोनों गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, एक है नरेगा जिसको हम राइट टू वर्क बोलते हैं, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, एक है राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कब बना था 2009 में, कि हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। और एक आप लिख सकते हो लोकपाल बिल जो 2013 के अंदर भारत में पास किया गया था।
तो दिस इज द थिंग अबाउट द, देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन का सेम आंसर, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, one question will be frame out from there. आगे देखें, अब अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कंसेंशुअल एग्रीमेंट। कंसेंशुअल का मतलब होता है आम सहमति, का मतलब होता है आम सहमति, जब सभी पॉलिटिकल पार्टी कुछ इशू को लेके आपस में एग्री हो जाए, पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्वेश्चन आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे, सबसे ज्यादा हाईली रिपीटेड है। क्वेश्चन क्या आता है, ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हैव द डिफरेंट स्टैंड बट ऑन द सम इश्यूज दे हैव द कंसेंशुअल एग्रीमेंट, कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी 4 इश्यूज को लेके सब एग्री कर रही थी कि यस वी आर नॉट अपोजिंग टू इट, हम इसको सपोर्ट करते हैं। वो 4 इशू क्या है? पहला, ऑल द पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्टेड द रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्टेड कर लिया था, किसको? एक्सेप्टेड टू रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वी स्टडी अबाउट दैट कि ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं थी। इस कंडीशन में जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको सपोर्ट किसके साथ करना पड़ा, अलायंस किसके साथ करना पड़ा? रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल फ्रंट हो, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, यूनाइटेड फ्रंट है, यूपी है, एनडीए है, सारे के सारे किसके पास जा रहे हैं? रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑल द पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्टेड द रोल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। पहले कुछ लोग इसके फेवर में नहीं थे कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, पर जब यह पता लगा कि सबसे बड़ा वोट बैंक किसके पास है? ओबीसी के पास, हर एक पॉलिटिकल पार्टी किसके इंटरेस्ट की बात करने लगी? ओबीसी की बात करने लगी। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने 1990s के अंदर जाके क्वेश्चन मार्क नहीं किया कि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। ना मिलने का मतलब क्या है? वोट बैंक का जाना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बिहेव प्रैग्मेटिक रादर देन आइडियोलॉजिकल। तीसरा ये बोलता है ऑल द पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्टेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 के अंदर, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे वो बीजेपी थी, इसके अलावा सीपीआई थी, लेफ्ट पार्टीज थी, ये सारी की सारी अगेंस्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी। उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टी ने बात को एक्सेप्ट कर लिया था, दिस इज द सिंगल वे टू मेक इंडिया डेवलप कंट्री। अगर भारत को डेवलप करना है उसका एक ही रास्ता है कि भारत के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हमारे लोगों को मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होना चाहिए, और वो पॉसिबल किससे था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज बिहेव्ड pragmatic rather than ideological, pragmatic rather than ideological, it means वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रायोरिटी ना देके किसको प्रायोरिटी दे रही थी? प्रैक्टिकल इंटरेस्ट को। यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो कि नेशनल फ्रंट प्रैग्मेटिक था, यूनाइटेड फ्रंट प्रैग्मेटिक था, एनडीए प्रैग्मेटिक था क्योंकि दे डोंट हैव द कॉमन आइडियोलॉजी, और यूपीए भी क्या था? प्रैग्मेटिक था। नेशनल फ्रंट का तो जो वीपी सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर with the support of the BJP and CPIM. CPIM is the known as the left party और BJP is the known as the right party। यहाँ पे भी कोई मैच नहीं हो रहा है, फिर भी वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो किसको बाहर रखना चाहते थे? कांग्रेस को। दिस 4 पॉइंट्स यू हैव टू राइट विद द एक्सप्लेनेशन। आपको पूरे नंबर मिलेंगे इफ यू हैव रिटन दिस 4 वैल्यू बेस्ड पॉइंट विद द एक्सप्लेनेशन। हमारा जो पुराना कंटेंट था वो इतना ही था। अब आता है हमारे पास एनडीए थर्ड और एनडीए फोर्थ, तो हम इनको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे जिससे इजी रहेगा हमें लर्न करना। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो एनडीए थर्ड है वो क्या है? प्रैग्मेटिक है, नॉट ए आइडियोलॉजिकल। पहले हम स्टडी करते हैं एनडीए की। एनडीए का जब भी क्वेश्चन आएगा, एनडीए थर्ड का, फोर्थ का, तो आपने ये इंफॉर्मेशन तो लिखनी है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वाज फॉर्म इन 1998 बाय बीजेपी with the help of regional political parties based on pragmatic rather than ideological। ठीक है जी। उसके बाद एनडीए फॉर्म द 4 टाइम्स गवर्नमेंट इन इंडिया, 4 बार गवर्नमेंट बना चुका है। पहली बनाई 1998 में, दूसरी बनाई 1999 में, तीसरी 2014 के अंदर, और फोर्थ वन 2019 के अंदर। अब ये तो चाहे एनडीए थर्ड आए, एनडीए फोर्थ आए, या एनडीए के बारे में कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन।
अब बात करते हैं एनडीए थर्ड की। एनडीए थर्ड का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये थर्ड इसलिए बोले हैं क्योंकि 2014 से लेके 19 तक जो रूलिंग अलायंस था उसने तीसरी बार भारत के अंदर गवर्नमेंट बनाई थी, एनडीए थर्ड। एनडीए थर्ड का स्लोगन क्या था इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान? सबका साथ सबका विकास। दिस इज द स्लोगन विच इज द गिवन बाय द बीजेपी, और बीजेपी ही मेन रूलिंग पार्टी थी। और ये जो वर्ड लिखे हैं ये बहुत काम के बीजेपी को पावर में लाने के लिए। हम वो भी देखें कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से बीजेपी पावर में आई। उसके बाद हम देखते हैं इसका मेन लीडर कौन थे। मेन लीडर थे श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के इतिहास के वन ऑफ द पॉपुलर लीडर, और इनकी पॉपुलैरिटी अब इतनी बढ़ चुकी है कि ग्लोबल आइकन्स जैसे अवार्ड मिल रहे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर को, और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। चाहे कोई भी कितना क्रिटिसिज्म करे, पर जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मे बी कंपैरेटिवली प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं कर पाए। हाँ, इंदिरा गांधी ने जरूर किया है, पर अभी का करंट सिनेरियो बहुत सपोर्ट करता है किसको? श्री नरेंद्र मोदी जी को। अब हम यहां देखते हैं कि इसने इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसा किया। इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के अंदर आप लिखोगे कि ये भारत के अंदर 1989 से लेके 2014 तक सारी कोलिजन गवर्नमेंट रही। 2014 के अंदर पहली बार अकेली पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिली, बीजेपी को 282 सीट मिली, और एनडीए का टोटल नंबर ऑफ द सीट था 336। इसका मतलब 282 भी किसका पार्ट है? 336 का। अब ये बोलते हैं जब से एनडीए पावर में आई है भारत की पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। भारत की पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं? पहला चेंज देखिए आप इसके अंदर। पहला चेंज हुआ है एंड द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। ये सबसे बड़ा चेंज था, क्योंकि भारत के अंदर लंबे टाइम तक एक ही गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं थी, और 2014 के अंदर 2014 के अंदर पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिली। और आप लिखोगे दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद द मेजोरिटी। ये बड़ी बात थी एक लंबे टाइम के बाद। और बीजेपी के लिए एक वर्ड यूज किया गया, सरप्लस मेजोरिटी। अब तो कुछ भारत की पॉलिटिक्स के जानकार एक वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया, बीजेपी सिस्टम। बीजेपी सिस्टम का मतलब है बीजेपी ने अब 300 नंबर क्रॉस कर दिया, जो हम एनडीए फोर्थ में पढ़ेंगे। सरप्लस मेजोरिटी, सरप्लस मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड मेजोरिटी। भारत के अंदर गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीट चाहिए, पर ये तो 272 से बड़ा नंबर है, 282 सीट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सरप्लस मेजोरिटी। एक लाइन और लिखी गई कि अर्लियर क्या होता था? अलायंस लेड बाय वन पार्टी, क्योंकि किसी के पास मेजोरिटी नहीं थी, इसीलिए एक पॉलिटिकल पार्टी सबको लीड करती थी। अब अलायंस क्या है? डोमिनेटेड बाय वन पार्टी है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के भी जा रही है तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बीजेपी के पास क्या आज के टाइम में 303 सीट है, कोई भी एनडीए छोड़ के चले जाए बीजेपी को कोई ढिल्ले भर का फर्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना? क्योंकि बीजेपी के पास अपना मेजोरिटी नंबर है। साथ में आज के टाइम में इट्स अ क्लेम बाय द बीजेपी कि पहले जो पॉलिटिक्स होती थी वो कास्ट और रिलीजन के नाम पे होती थी, अब पॉलिटिक्स किसके नाम पे होगी? डेवलपमेंट के नाम पे होगी। और कुछ एरिया के अंदर रियली लैंडमार्क काम किया गया है बीजेपी के द्वारा, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आज के टाइम में यू आर अवेलिंग ऑल द फैसिलिटी एट योर होम। इंटरनेट वाली जो फैसिलिटी है बहुत ज्यादा आई। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि इसने सबसे ज्यादा जो फोकस किया है किसके ऊपर? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, कुछ आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहली स्कीम थी जिसका नाम था जन धन योजना, जिसके अंदर फ्री में अकाउंट ओपन किए गए थे, 2014 के अंदर आई थी। फिर आया था स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें क्लीननेस के ऊपर, स्वच्छ भारत अभियान क्लीननेस के ऊपर फोकस किया गया था 2 अक्टूबर 2014 के अंदर। फिर भारत के अंदर आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड फ्रॉम द हरियाणा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 सबसे जो लो लिटरेसी रेट है वो किसका था? हरियाणा का। इसको 2015 में स्टार्ट किया गया। उसके साथ एक और स्कीम आई जिसका नाम है उज्ज्वला योजना। एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किए गए थे इकोनॉमिकल सेक्शन सोसाइटी को, ये 2016 में आई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी 2016 के अंदर आई थी।
एक स्कीम आई है जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, आयुष्मान, जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, 2018 में आई है। इसके अलावा ग्राम ज्योति योजना आई है, आवास योजना है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है। बस इतने में से आप कोई भी 2-3 लिख दोगे। आई बोलता है इन स्कीम्स का सभी का क्या ऑब्जेक्टिव है। इन सभी स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव पहला मैंने वहां पे लिख दिया है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। दूसरा क्या है, दूसरा जितनी भी सर्विसेज हैं ऑल आर प्रोवाइडेड एट द डोर। आप इन सारी स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अप्रोच करेंगे आपकी डोर पे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी लेके आना। ट्रांसपेरेंसी कब आएगी, जब इंटरनेट काम करेगा, ह्यूमन एरर या ह्यूमन बिहेव उसको मैनिपुलेट ना कर पाए। तो जैसे किसी की पेंशन आ रही है, जन धन योजना से डायरेक्टली अकाउंट में आ जाएगी। तीसरा, इसके अंदर क्या है, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा है, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा है। और सबसे लास्ट में लिखोगे डायरेक्ट बेनिफिट टू बेनिफिशियरी। आप पहले क्या होता था, कोई पैसा आता था, बीच में बहुत सारे स्टॉपेज लगते थे। एक बार तो राजीव गांधी जी गवर्नमेंट ने खुद माना था अगर 100 रुपीज चलते हैं तो उसमें से बहुत सारा अमाउंट, मोर देन 90% मनी तो करप्शन ही खा जाता है, हाल 10% ही पहुंच पाता है। अब सपोज कीजिए सरकार कोई स्कीम लेके आई है फसल बीमा से, अब बीच में क्या होगा, कोई नहीं होगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट वहां से बटन दबाएगी, आपके अकाउंट में पैसे, तो डायरेक्ट बेनिफिट टू बेनिफिशियरी। दिस इज अबाउट द एनडीए थर्ड। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, क्योंकि ये बढ़िया है और ये आपका आ भी सकता है। अभी बीजेपी की रूलिंग पार्टी है। अगला हमारे पास टॉपिक है एनडीए फोर्थ। तो सेम इंफॉर्मेशन यू विल राइट अबाउट द एनडीए जो हमने वहां पे लिखी थी। एनडीए फोर्थ के बारे में लिखी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इंट्रोडक्शन बेसिक विल बी द सेम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम स्लोगन। स्लोगन क्या था, उसी को उठाइए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कि डेवलपमेंट नॉट ओनली फॉर द वन सेक्शन, डेवलपमेंट इज फॉर ऑल द सेक्शन। और हर एक व्यक्ति भारत की गवर्नमेंट में बिलीव करे, सभी को इक्वली बेनिफिट मिलेगा। लीडर यू विल राइट द सेम, श्री नरेंद्र मोदी जी। इलेक्टोरल परफॉर्मेंस में चेंज आया और पॉपुलैरिटी बढ़ी है बीजेपी की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी 303, दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हु क्रॉस द 300 नंबर आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1984। क्यों 1984 में 403 था, वो किसका था भाई, आपका कांग्रेस का। और ये कौन सी है, बीजेपी पार्टी है। नेक्स्ट वन ये बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस को जो सीटें मिली है 353, आपने कुछ नहीं करना, बस 5 लगा देना जीरो के प्लेस पे। अब ये बोलता है कि एनडीए के आने के बाद भारत की पॉलिटिक्स के अंदर कुछ लॉन्ग लास्टिंग पेंडिंग इश्यूज थे। उन इश्यूज ने भारत की पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, और ये सारे के सारे इशू क्या हैं, भारत के पॉलिटिक्स में अब रिजॉल्व हो चुके हैं। अब वो कौन कौन से इश्यूज हैं वो आपको पता होने चाहिए, और ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, सीबीएसई के सैंपल पेपर में था। पहला, इसमें एक इशू था भारत के अंदर रिलीजन से रिलेटेड ट्रिपल तलाक। मैं बहुत ब्रीफ बताऊंगा इसके बारे में, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। ट्रिपल तलाक क्या था कि मुस्लिम रिलीजन के अंदर इफ मेल और फीमेल ओरली स्पीक 3 टाइम, तलाक 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 हो गया। इसके लिए क्या बनाया गया, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसका मतलब अगर किसी को तलाक लेना है, तलाक का मतलब है डिवोर्स लेना है, तो डिवोर्स एक ही कंडीशन में मिलेगा, व्हेन इट इज अ लीगलाइज। डिवोर्स क्या कर दिया गया, लीगलाइज कर दिया गया। लॉ के थ्रू आप डिवोर्स ले सकते हो, ऐसे ओरली बोल के तलाक नहीं ले सकते हो। ये भारत के अंदर विमेन एम्पावरमेंट के एरिया का सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि इससे विमेन का एक स्पेसिफिक रिलीजन के अंदर बहुत ज्यादा हरासमेंट था, उनको एम्पावर किया गया। अब तलाक ऐसे नहीं होगा, आपको लॉ के अनुसार लेना पड़ेगा। सेकंड, एक और लॉ बना जिसका नाम है एनआरसी, और यह सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप, जो असम के अंदर लागू किया गया था, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट दिखाने थे कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। सीएए का मतलब क्या है कि भारत क्या करेगा, सिटीजनशिप ऑफर करेगा। किसको करेगा, ऐसे लोग जो 3 कंट्री से आए हों, पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा अफगानिस्तान। साथ में कंडीशन क्या है, नॉन मुस्लिम हो,
दो कंडीशन लगाई साथ में, ऐसे लोग दे हैव कम बिफोर द 2014 और दे हैव कंप्लीटेड द 5 इयर्स इन इंडिया। भारत सरकार उनको क्या देगी, सिटीजनशिप देगी, जो बाद में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि मुस्लिम ने इस बात का ब्लेम लगाया कि मुसलमानों को आप क्यों नहीं दे रहे हो। गवर्नमेंट ने बोला कि हम उन लोगों को दे रहे हैं जो माइनॉरिटी हैं तीनों मुस्लिम कंट्रीज के अंदर। उसके ऊपर एक बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ है शाहीन बाग का 2019 के अंदर। वो बात अलग है कि बाद में फिर कोविड आया, प्रोटेस्ट खत्म हो गया और कोर्ट ने भी इसको लीगलाइज कर दिया गया, क्योंकि ये एक बढ़िया स्टेप है। माइनॉरिटीज को दे रहे हैं, मेजोरिटी को, वहां के मेजोरिटी रिलीजन को नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट वन, अयोध्या डिस्प्यूट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि भारत की पॉलिटिक्स का एक सबसे लॉन्ग लास्टिंग इश्यू था और इसको क्या कर दिया गया, रिजोल्व कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट वन, 3 एग्रीकल्चर बिल्स 2020, दुनिया के इतिहास का सबसे लंबा प्रोटेस्ट रहा है इन 3 एग्रीकल्चर बिल्स को लेके। इन 3 एग्रीकल्चर बिल्स के अंदर 3 बड़ी बातें आप लिख सकते हो। पहला, फ्रीडम फ्रॉम मार्केट, पहले जो फार्मर था उसको अपना प्रोडक्ट मार्केट में ही सेल आउट करना पड़ता था, वो कहीं पे भी बेच सकता है। दूसरा, नो लिमिट ऑन स्टोरेज, कि अब आप कितना भी अपना रॉ मटेरियल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर स्टोर कर सकते हो। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इन तीनों बिल को फार्मर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया और दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल तक प्रोटेस्ट चलता रहा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवंबर 2021 में अनाउंस कर दिया कि हम इन तीनों बिल को क्या कर रहे हैं, रिपील कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। और ये भी मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो किया, क्योंकि डेमोक्रेसी ये बोलते हैं इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द लॉ एग्जिस्टेड गवर्नमेंट यू कैन प्रोटेस्ट। और गवर्नमेंट को भी लोगों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है रियल पावर टू द पीपल। दिस इज द ऑल अबाउट द दिस चैप्टर। अगर इस पूरी क्लास को आप पढ़ लोगे तो 12 नंबर का 2 चैप्टर आने हैं। रीजनल एक्सप्रेशन ऑलरेडी आई हैव मेड ए वीडियो लेक्चर 2, इसके ऊपर एक ही बना है, ये 1 पैक है पूरा पूरा, तो आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। अब इसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो मेन टॉपिक है, और यही आएंगे, याद रखना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। फर्स्ट वन, व्हाट मेजर डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया 1980s 1990s आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी जी। सेकेंड वन, परफॉर्मेंस ऑफ द बीएसपी एंड द बीजेपी, हाउ द बीजेपी बिकम ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन द इंडिया, जो हमने पढ़ा है। तीसरा, एक्सप्लेन द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, अलायंस पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी बिहेव प्रैग्मेटिक, हाउ कांग्रेस डोमिनेट एरा ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट। फोर्थ वन, how the political party had the consensual agreement during the era of coalition government. Explain the performance changes in the politics after the NDA third come to power. Fourth one, what are the long lasting dispute resolved by the NDA fourth. बस यही 6 क्वेश्चन है, आप आसानी से पढ़ लीजिए। पक्का ही क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते, और आपको इस क्लास से 100% बेनिफिट होगा। आप इस क्लास को सुनिए, अपने क्लास के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे को लगता है कि हर एक भारत के सिटीजन को इस पॉलिटिक्स को समझना चाहिए, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी अपोजिशन पार्टी के साथ भी शेक हैंड कर लिया, और कॉमन जो वोटर्स हैं, कॉमन जो मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो अपने पड़ोसी के साथ इस बात को लेके लड़ता है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अच्छे हैं, वो सारे प्रैग्मेटिक हैं। तो यू मेक ए गुड रिलेशनशिप विद योर सराउंडिंग पीपल। तो थैंक यू, यू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू।